राइट्स ऑफ बेली, बेलर ने अपना गुड्स, बेलर ने अपना गुड्स बेली को दिया, तो सर बेली के क्या क्या राइट्स हैं? सर वही जो बेलर की ड्यूटीज हैं, कुछ तो वो कुछ एडिशनल भी होंगी। आइए, तो सर क्या राइट टू डिलीवर द गुड्स, देखो राइट्स ऑफ बेली इज इक्वल्स टू ड्यूटीज ऑफ बेलर प्लस सम एडिशनल राइट्स, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहला क्या, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। सर कुछ ऐसा है कि सर एक्स वाई और जेड ने मिलके ए को गुड्स दिया है, तो सर जब गुड्स रिटर्न करने की बात आएगी, सर ये किसी भी एक को दे सकता है, चाहे एक्स को दे दे, चाहे वाई को दे दे, चाहे जेड को दे दे, तीनों की कंबाइंड उपस्थिति में देने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस अदरवाइज एग्री। ठीक है, सो इट इज द राइट ऑफ द बेली कि वो किसी भी एक जॉइंट ओनर को दे सकता है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, राइट टू इंडेमनिटी, सर बेली को राइट तो बेलर ने बेली को दिया, बेली को राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन है टू मेक गुड द लॉसेस। ऐसा है कि इधर से मेक गुड द लॉसेस होएगा क्या, बेली एंटाइटल्ड टू इंडेमनिफिकेशन बाय बेलर फॉर एनी लॉस which is arising due to reasons that bailor wasn't entitled to make the bailment or receive back the goods, give directions in that respect। भाई साहब जी ये चोरी करके माल लाए, वो चोरी का माल इनको किराए पे चढ़ा दिया, ओरिजिनल ओनर एक दिन उधर से गुजर रहा था, देख लिया माल इसके पास में, लेके पुलिस को बुला के केस ठोक दिया इस पे। जो भी उसको इस कारण दिक्कत आई, बेलर की बेवकूफी के कारण, उन सब, इसको ऑथराइजेशन नहीं था उन गुड्स को बेल करने का, सर उन सब के लिए बेली जो है वो बेलर से इंडेमनिफिकेशन ले सकता है टू मेक गुड द लॉसेस। बात समझ में आई? यस सर। Second, if the bailor has no title to the goods and bailey delivers them in good faith back to or as per the directions of the bailor, bailey shall not be responsible to the owner for such delivery। देखो सेम केस, बेलर के पास में गुड्स का टाइटल ही नहीं था और बेली ने गुड फेथ में, इसको पता ही नहीं था माल इसका नहीं है, गुड फेथ में माल को वापस इन्हें रिटर्न कर दिया, या बेलर ने जैसा भी डायरेक्शन दिया था उस हिसाब से उस माल को आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ओरिजिनल ओनर जो है इसने गुड फेथ में काम किया है बिना इस नॉलेज के, तो सर ओरिजिनल ओनर जो है उसने केस ठोका, तो सर वापस बेली को पूरा इंडेमनिफिकेशन मिलेगा इससे। बात समझ रहे हो? ये माल वापस, ओरिजिनल ओनर ये नहीं कह सकता, ओरिजिनल ओनर ने केस ठोका ये माल मेरे को दे। सर यदि ऐसी तकलीफ आ जाए तो अलग बात है, पता पड़ गया तो अलग बात है, सर पता ही नहीं इन उसने विदाउट नॉलेज वो माल वापस कर दिया कि अच्छा ऐसा भी सिचुएशन पीछे थी, उसने तो माल वापस किया या इसके कहे अगेंस्ट कहे अनुसार डिस्पोज ऑफ कर दिया माल को, सर फिर बेलर बेली को इंडेमनिफाई करेगा। बेली शेल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर फॉर सच डिलीवरी, ओनर उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकता। ठीक है, इंडेमनिटी भी मिलेगी उसको बेली से, बेलर से। ठीक है, नेक्स्ट, बेली कैन ऑल्सो क्लेम ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट, इंडेमनिफिकेशन फॉर द सेम। सर ग्रेशियस बेलमेंट में सारे खर्चे किसको उठाने होते हैं? बेलर को उठाने होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी है चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे भी है। पढ़ा था ना अपन ने पहले ही दिन? यस सर। तो सर ये बेली का राइट है, उन यदि उसने कोई ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किया है वो सब के लिए वो बेली से खर्चा लेने का हकदार है, इंडेमनिफिकेशन मिलेगा उसको। ठीक है, राइट्स ऑफ बेली दो पढ़ लिए, कोई भी एक जॉइंट ओनर को दे सकता है माल वापस, कोई दिक्कत नहीं है, उसका राइट है। राइट टू इंडेमनिफाई इन इंडेमनिटी इन थ्री अलग अलग सिचुएशंस। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। सर गुड्स जो दिए गए हैं उनमें कुछ फॉल्ट है, तो फर्क कहां से पड़ेगा कि सर ग्रेशियस बेलमेंट है या नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है? ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, बस रोटी को, कॉइन को फ्लिप करके पढ़ा रहा हूं, वैसे नहीं और ऐसे। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो सर राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, सर ग्रेशियस बेलमेंट है, तो सर बेलर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स विच ही हैजंट टोल्ड द बेली। ठीक है, जानी हुई कि गाड़ी में गड़बड़ है, उसके कारण यदि कोई बेली को नुकसान हो गया तो उसके लिए। और यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो सर बेलर हर तरीके की
फॉल्ट के लिए लायबल है, चाहे वो नोन फॉल्ट है चाहे अननोन फॉल्ट है, गुड शुड बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। ये लाइन पढ़ी है या नहीं? यदि ग्रेशियस बेलमेंट है तो गुड्स, तो बेलर की ये ड्यूटी है कि इंश्योर करे गुड्स फिट है या नहीं प्रॉपर, जिस पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, फॉल्ट नहीं होना चाहिए गुड्स में, चाहे नोन फॉल्ट है चाहे अननोन फॉल्ट है, सबके लिए फिर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में बेलर को, बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा यदि गुड्स में फॉल्ट के कारण उनको कोई नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो पढ़ा ही है कि सर ग्रेशियस बेलमेंट में तो सारे एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द बेलर, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द बेलर। इन ऑर्डिनरी कौन बेली करेगा, पेट्रोल डलवाना वगैरह, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजन ब्रेकडाउन हो गया वो फिर बेलर देखेगा। ठीक है जी, चलिए तो 4 राइट्स कर लिए अपन ने, राइट्स ऑफ बेली। पांचवा राइट क्या है? राइट टू राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। देख लो, ये वो जिस सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन की बात कर रहा था ना, कि सर ये अपना ये अपना बेलर है, बेलर ने बेली को कोई गुड्स दे दिया। अभी तक बेली को ध्यान नहीं है कि ये गुड्स बेलर का नहीं है। बेलर ने बोला या टाइम पूरा हो गया तो उसने वो गुड्स वापस इसको रिटर्न कर दिया, या इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया गुड फेथ में। बाद में ओरिजिनल ओनर को पता पड़ता है कि इसने ऐसा किया, या इसको बाद में पता पड़ता है कि गुड्स किसी और का है, तो ही इज नॉट लायबल टू दी ओरिजिनल ओनर। ये तो अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इतना क्लियर है या नहीं है? नेतन मुकुंद पूंजी मीत, ऊपर पढ़ा था ना अभी, ये जस्ट क्लियर है या नहीं? यस सर, आवाज भी नहीं वापस कर रहे हो। नेक्स्ट सर, लेकिन 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 सर, अब बेली के पास में वो गुड्स हैं, उसी समय ओरिजिनल ओनर आके बोलता है ये गुड्स तो मेरे हैं, यानी कि अब तो इसको पता पड़ गया कि दाल में कुछ काला हो सकता है। बट हु इज ही टू डिसाइड कि ये गुड्स इसका है या इसका है? हाउ वुड बेली डिसाइड गुड्स किसका है, इसका है या इसका है? तो सर, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स, किसका है, बेलर का है या जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसका है? बात समझ में आ गई क्या टॉपिक है? तो इट इज बेलीज राइट इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम्ड बाय एनी पर्सन अदर देन बेलर, बेली में अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। बेली का राइट है ये, अपन राइट्स ऑफ बेली पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया ना? यस सर। नेक्स्ट इज राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स विच इज बिलोंगिंग टू अनदर टिल द टाइम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिसीव्ड। मान लो मान लो हमारे पूंजी ने एक ड्रेस दी है, किसको? एक लेडीज टेलर को, टेलर को सिलने के लिए दी है, जो कपड़े सिलता है, तो उसको दी कपड़ा, सॉरी कपड़ा दिया। ठीक है, कपड़ा दिया, उसने, टेलर ने मेहनत करी, उसमें से पूंजी की ड्रेस बनाई। तो सर वो उस ड्रेस को तब तक अपने पास में रख सकता है जब तक कि पूंजी उसके स्टिचिंग चार्जेस नहीं दे देती। तब तक उस चीज का फिजिकल, वो अपने पास में रखने के लिए, फिजिकल पोजेशन अपने पास में रखने के लिए राइट ऑफ लियन बेली एक्सरसाइज या टेलर एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ये राइट है उसका। अब जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन दो तरीके की चीजें होती हैं। पर्टिकुलर लियन तो क्या होता है बेटा? मान लो मिस्टर एक्स की 4 चीजें मिस्टर वाई के पास में पड़ी है। मिस्टर एक्स की 4 चीजें मिस्टर वाई के पास में पड़ी है। इन्होंने काम एक के रेस्पेक्ट में ही किया है, तो मतलब अपने टेलरिंग या जो भी किया है इसके रेस्पेक्ट में किया है। तो सर ये केवल इस गुड्स को रोक के रख सकते हैं जिस पे उन्होंने काम किया है, उस पर्टिकुलर गुड्स को ही रोक के रख सकते हैं जिस पर उन्होंने काम किया है। तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, इसको बोलते हैं राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन का राइट क्या होता है? सर मैंने काम भले ही किसी पे भी किया हो, मैं उसके लिए, उसके पैसे के लिए किसी भी गुड्स को जो इसका मिस्टर एक्स का अपने पास में रोक के रख सकता हूँ। दिस इज द राइट ऑफ जनरल लियन। क्या दोनों जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में फर्क समझ में आया? बोलिए यस और नो।
जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में फर्क समझ में आया? नील, दक्ष? यस। चलिए, तो सर जनरल लियन का राइट हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत स्पेशल लोगों को मिलता है, जैसे कि बैंकर्स हुए, बैंक्स को ही मिलता है। कैसे? मिस्टर एक्स ने 4 लोन आपसे ले रखे हैं बैंक से, लोन नंबर 1 2 3 4, चारों के अगेंस्ट सिक्योरिटी कुछ ना कुछ माल रखाया है। सर ये वाला लोन नहीं चुका है तो बाकी लोन के अगेंस्ट की सिक्योरिटीज पे भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करें, तो ये कैसा राइट हो गया सर? राइट ऑफ जनरल लियन हो गया ना। तो सर ये बैंकर्स वगैरह को अवेलेबल होता है, स्पेशल वार फिंगर्स बैंकर्स ऐसे लोगों को ही अवेलेबल होता है, हर किसी को नहीं होता है। बट अपने को तो समझना है। तो राइट ऑफ जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन क्या होता है वो समझा दिया। आइए पढ़ते हैं पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज। पढ़ गई? Only those particular goods can be retained, payment on whose behalf is outstanding or due. Example, a tailor can keep the stitched shirt with him until his stitching charges are paid. इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर शर्ट ओनली, वही दबा के रख सकता है जिसके ऊपर उसने काम किया है। पर्टिकुलर लियन वही पर्टिकुलर गुड्स को दबा के रख सकता है जिसके लिए काम किया है। राइट्स ऑफ जनरल लियन, जनरल लियन पढ़ गई? Right to retain any goods for any amount outstanding from a person. General lien can be exercised even if no work done regarding those goods. देख लो सर, कोई भी गुड्स किसी भी अमाउंट के लिए, सर अमाउंट तो इस वाले लोन का ड्यू था, उसके लिए ये वाला गुड्स हमने रोक लिया, चाहे उस पे हमने कोई फिजिकल काम किया हो, कोई अपना सर्विसेज दी हो इसके लिए या नहीं, तो भी हम रोक के रख सकते हैं। किसी भी चीज के लिए कोई भी गुड्स जो आपका पड़ा है वो रोक के रख सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी रिलेशन में वो गुड्स हमारे पास में आया हो। ठीक है? तो राइट ऑफ लियन भी होता है किसके पास में? सर बेली के पास में, चाहे राइट ऑफ जनरल लियन चाहे पर्टिकुलर लियन। ठीक है जी, ये समझ में आया? यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं, जनरल लियन वर्सेस पर्टिकुलर लियन, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, जनरल लियन, बेसिस ऑफ डिफरेंस, पर्टिकुलर लियन। पढ़ भाई, पहला मीनिंग। General lien, right to keep possession of goods belonging to the other against general balance of account. देखो, राइट टू कीप पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द अदर अगेंस्ट जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। कोई पर्टिकुलर इसका है तो यही रखूंगा, इसी से रिलेटेड नहीं है सर कोई भी। पर्टिकुलरली है Right of the bailee to retain specific goods bailed for non-payment of amount. स्पेसिफिक गुड्स, नॉट एनीथिंग, कुछ भी तेरा पड़ा है वो इस अमाउंट के लिए रोक लूंगा नहीं। ठीक है, ओनली स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है क्या सर? पर्टिकुलर लियन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है ऑटोमेटिकली, ये राइट मिल जाता है। स्टिचिंग की है ना तो उसके चार्जेस के लिए शर्ट रोक के रख सकता हूँ। जबकि जनरल लियन क्या ऑटोमेटिकली मिलता है? नहीं सर। General lien is not automatic but is recognized through an agreement. It is exercised by the bailee only by name. देखो सर, एग्रीमेंट के थ्रू मिलता है, ये एग्रीमेंट से लेना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली मिलेगा, ये एग्रीमेंट से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट ऑटोमेटिक बट रिकॉग्नाइज थ्रू एन एग्रीमेंट। ठीक है, व्हेन कैन द राइट बी एक्सरसाइज्ड ऑफ पर्टिकुलर लियन एंड ऑफ जनरल लियन? पढ़ भाई। In general lien, it can be exercised against goods even without involvement of labor or skill. हम्म। In particular lien, it comes into play only when some labor or skill is involved, has been expended on the goods, resulting in an increase in value of goods. पर्टिकुलर लियन ऑटोमेटिक मिलता है तो उसके लिए जरूरी भी क्या है कि आपने कुछ ना कुछ उन गुड्स पे लेबर किया है। ठीक है, जिसके लिए आप अब राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी सर्विस सेवा चार्जेस के लिए। जबकि जनरल लियन में ये जरूरी नहीं है आपने जिन गुड्स को रोक रहे हो उन पे कुछ लेबर और स्किल एक्सरसाइज किया ही किया हो। ठीक है, हु कैन एक्सरसाइज द राइट? पहले ये पढ़, पर्टिकुलर लियन। Particular lien, bailee, finder of goods, pledgee, unpaid seller, agent, partner, etc. are entitled to particular lien. जिस पे उन्होंने काम किया है, सर टेलरिंग की है, सर मुझे रिंग पड़ी हुई मिली है, मेरे को इसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढने में खर्चा हुआ है, इस रिंग की सेफ कस्टडी में खर्चा हुआ है, तो सर उसके लिए मेरे को पर्टिकुलर लियन का राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, उस रिंग को तब तक अपने पास में रख सकता हूँ जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाए। प्लेजी, मैंने अपना गुड्स किसी के पास में गिरवी रखा है,
तो सर उस गुड्स का के खिलाफ जब तक इंटरेस्ट और मुद्दल का पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं हो जाता, वो उस गुड्स को अपने पास में, उन पर्टिकुलर गुड्स को अपने पास में रख सकता है। अनपेड सेलर, मैं सेलर हूं, मैंने ओनरशिप आपको दे दी, लेकिन आपने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया, तो सर पर्टिकुलर लियन, मैं लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एजेंट कर सकता है, पार्टनर रख सकता है, दे आर एंटाइटल्ड, दे ऑल आर एंटाइटल्ड टू पर्टिकुलर लियन, जबकि जनरल लियन का राइट हर किसी को नहीं मिलता है। पढ़ इसको। Only person specified under section 171, example bankers, factors, war fingers, policy brokers, etc. are entitled to general lien. ठीक है, इसको घोट लेना, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बैंकर्स का एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है, बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, वो किसी भी लोन के लिए कोई भी दूसरी चीज भी आपकी अपने पास में दबा के रख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट होता है, और ये वो लोग कर लेते हैं जब आपको लोन वोन या ऐसा कुछ अमाउंट दे रहे होते हैं तो। ठीक है, जनरल और पर्टिकुलर लियन समझ लिया, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली समझ लिया। यस सर। नेक्स्ट क्या आता है सर, हमारे पास में एक टॉपिक आता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कैसे कैसे खत्म होता है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, सर पहला, यदि कोई टाइम पीरियड फिक्स किया गया है तो ऑन एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टीज। पहला तरीका कैसे बेलमेंट खत्म होएगा। 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल दी थी या 2 दिन के लिए किताब दी थी, तो सर वो टाइम पूरा हो गया ना, लाओ मेरी किताब वापस लाओ। ठीक है, 2 दिन के लिए मशीन किराए पे दी थी, टाइम पूरा हो गया, लाओ। सेकेंड तरीका, या तो टाइम के लिए दिया जाता है या कोई पर्पस के लिए दिया जाता है। सर एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए किताब दी थी, एग्जाम पूरा हो गया ना, लाओ मेरी किताब, पर्पस पूरा हो गया ना। यस सर। मुंबई में आपका कोई दोस्त घूमने के लिए आया, उसने घूम लिया ना, पर्पस पूरा हो गया ना, लाओ सर वापस बाइक लाओ। सेकेंड वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, या तो टाइम या पर्पस। थर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बेलमेंट। सर बेलमेंट के लिए अंडर जो भी गुड्स दिया गया था, वो गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो बेलमेंट सर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ग्रेशियस बेलमेंट है, यदि ग्रेशियस बेलमेंट है, तो बेलर या बेली की डेथ हो जाती है किसी की भी, उसी समय हाथों हाथ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बिटवीन बेलर एंड बेली। ठीक है, ग्रेशियस बेलमेंट में एक की भी डेथ हो गई, सर ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन सर नॉन ग्रेशियस बिल, क्यों ऐसा है यार? नॉन ग्रेशियस बेलमेंट के केस में, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट के केस में, ऑन डेथ ऑफ बेली, इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, इफ इट इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल ऑफ बेली। सर मैंने एज अ बेलर अपनी कोई मशीनरी थी, उसका काम बेलर को दिया, ये मशीन उसको दे दी, तो वो बेली हो गया, सॉरी बेलर ने अपनी एक मशीन आदमी को दी कि इस मशीन में आप बहुत अच्छे मशीन डिजाइनर हो, आप अपनी कोई स्किल्स यूज करते हुए इस मशीन में कुछ ऐसे चेंजेस कीजिए कि इसका प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स पर डे से बढ़कर 1500 यूनिट्स पर डे हो जाए। यानी ये अपनी स्किल यूज करेगा इस मशीन पे इसकी स्पीड बढ़ाने को। ठीक है सर, कैसा है? नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, यानी उसके लिए इसको पैसा भी मिलेगा, बेलर बेली को पैसा भी देगा, तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है। या ये भी इसके लिए फ्री में काम नहीं कर रहा है। ठीक है सर, अब इस दौरान डेथ हो जाती है साहब, ठीक है, बेली की, पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थी, सर उसी समय ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यही नॉन ग्रेशियस बेलमेंट जिसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें बेली की डेथ हो जाती तो वो खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बेलर ने अपनी कार जो है वो बेली को 5 साल के लिए किराए पे दी, 5 years के लिए किराए पे दी। ठीक है, बेली की डेथ हो गई, चलाने के लिए दी थी, हाँ रेंट पे ले जाओ, 5 साल तुम रख लेना, हर साल महीने टू महीने मेरे को किराया पे करते रहना। बेली की डेथ हो जाएगी तो बेली के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस कार को यूज करते रहेंगे। क्या इधर कोई मतलब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है? नहीं सर। जो कि उस मेल्ड गुड्स पे लगनी है? नहीं सर।
तो सर इधर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होता रहेगा। ये पर्सनल स्किल्स वाला कंसेप्ट तो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ है ना, कि सर जहाँ पेंटिंग ड्राइंग वगैरह ये सब है, तो सर वही कंसेप्ट है। बट ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस का फर्क आ गया। ग्रेशियस बेलमेंट है, किसी भी एक जने की डेथ हुई इमीडिएटली वो कॉन्ट्रैक्ट। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है विच इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, तो खत्म हो जाएगा, नहीं है तो नहीं। ठीक है। लास्ट तरीका जिससे बेलमेंट टर्मिनेट होता है वो क्या है सर? और भी तो तरीके हैं। ऑन इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स बाय बेली, ये भी तो एक तरीका होता है। बेलर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू नोटिस, चाहे वो ग्रेशियस हो चाहे नॉन ग्रेशियस हो, दोनों ही केस में। गाड़ी दी है चलाने को और भगा रहे हो रेस में, कैंसिल। पोपटलाल वाला वो ध्यान है ना डायलॉग, एक वो तारक मेहता को उल्टा चश्मा आता है, वो हर समय कैंसिल कैंसिल ही बोलता रहता है। ठीक है, तो सर टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ग्रेशियस बेलमेंट का केस है, इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय बेलर एट एनी टाइम। ये तो अपन शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं ना। ग्रेशियसली मैंने दिया है, एम्बुलेंस की सॉरी कार की तीसरे दिन ही जरूरत पड़ गई, तो मैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है। However, the termination should not cause loss to the bailee in excess to the benefit derived by him, otherwise bailor to compensate bailee। ये तो कब से ही अपन पॉइंट पढ़ा है। तो सर टाइम खत्म, पर्पस खत्म, सब्जेक्ट मैटर खत्म, डेथ ऑफ बेलर या बेली इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है विच इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, तो उसमें बेली की डेथ हो जा रही है उस केस में। सर नोटिस देने पे बाय यूज ऑफ इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, या फिर ग्रेशियस बेलमेंट है तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन थ्रू नोटिस किया जा सकता है। ये तरीके हैं जिनसे बेलमेंट खत्म होता है, क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है फाइंडर ऑफ गुड्स, और फिर अपन चालू कर देंगे प्लेज। कल कितनी बजे मिलना है ये बताइए।